पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, पदार्थ का इंट्रोडक्शन। दूसरे वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्था 2 थी, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था की 5 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा बीईसी। तो हम सब उसमें पढ़ चुके थे, ताप परिवर्तन का प्रभाव। इसमें समझते हैं गुप्त ऊष्मा। तो देखते हैं परिभाषा क्या है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको समझते हैं। देखें, अगर ठोस द्रव में चेंज हो रहा है, ठोस चेंज हो रहा है द्रव में, मीन्स ये प्रोसेस हो रहा है, मीन्स सॉलिड, जो हम सबका सॉलिड बॉडी है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। उसके बाद ये गैस में चेंज होगा, जिसको हम सब भाप बोलते हैं, भाप में चेंज होगा। दिस इज द गैसियस फॉर्म, मीन्स इसको वेपर भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं। यहां पे देखें, अगर ये गलने लगा तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स जिस ताप पर वो गलना शुरू कर देता है उसको हम सब मेल्टिंग बोलते हैं। जिस ताप पर गलना शुरू कर दे वो मेल्टिंग होता है। देखें, तो यहां पे एक अवस्था ऐसे आ जाएगा कि जहां पे क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा गल जाता है उसमें। उसके बाद उसको एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है अवस्था परिवर्तन के लिए। देखो, मान लेते हैं ये बर्फ है, मान लेते हैं ये हम सबका क्या है, बर्फ है। बर्फ को आप पहले क्या करते हो, हीट करते हो। मान लीजिए ये हम सबका कोई बर्फ है, बर्फ को हम सब क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मीन्स गर्म कर रहे हैं। तो बर्फ तुरंत पिघलने तो लगेगा नहीं। चल, बर्फ जो है तुरंत पिघलने लगेगा नहीं, तो उसमें एनर्जी स्टोर करता है, उस एनर्जी को स्टोर करता है। तो यही चीज यहां पे लिखा है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, मीन्स ये जो बर्फ एनर्जी स्टोर कर रहा है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मीन्स बिना अवस्था परिवर्तन किए, देखो मीन्स जो है बिना टेम्परेचर चेंज किए उसके अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, मीन्स ये सॉलिड था तो अब क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर चुका है। जितना इसको एक ऐसा टेम्परेचर होगा, जितना इसको क्या होता है गर्म करने पे जितना ये स्टोर करेगा, उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर होता होगा जिसपे ये पिघलना शुरू कर देता है। तो यह समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, उसी को बोलते हैं। बर्फ के लिए याद करेंगे, रख लेंगे, बर्फ के लिए जो होता है, बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है। मीन्स 1 किलो अगर बर्फ को आपको मेल्ट करना है, मीन्स लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग निकालना है, तो 1 किलो बर्फ के लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 80 किलो कैलोरी देना पड़ेगा। तो आगे समझते हैं। देखें, यहां से अगर ये चेंज हो रहा है, ये जो है हम सबका अगर भाप में चेंज हो रहा है, तो इसको हम सब जो है पहले बॉइलिंग होता है, उसी को हम सब बॉइलिंग बोलते हैं। उबल रहा है तो इसको हम सब बॉइलिंग बोलते हैं। मींस अब देखिए एक ऐसा स्टेट इसके पास फिर आएगा बीच में कहीं, जहां की अवस्था परिवर्तन पर ये पहले बॉइल होगा, पूरा बॉइल हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पे बॉइल करना बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेपर कन्वर्ट होने लगेंगे। तो समझते हैं, द्रव जिस टेम्परेचर पर बॉइल होना बंद हो जाए, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। इसी को हम सब लेटेंट हीट ऑफ वेपर बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। तो समझते हैं, देखते हैं इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 540 किलो कैलोरी पर केजी। मीन्स 1 किलो द्रव्यमान को, 1 किलो द्रव को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो 540 किलो कैलोरी देना पड़ेगा। तो पानी देखें, द्रव हमारा क्या है, पानी। तो याद रखेंगे पानी के लिए क्या है, पानी के लिए भाप की गुप्त ऊष्मा, मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपर कितना होगा, 540 किलो कैलोरी। मीन्स अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए
हमेशा अलग होता है। तो हमने केवल यहाँ बर्फ के लिए बताया है और ये पानी के लिए। तो ये किस डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 100 के बाद वो बॉयल नहीं होता, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। समझते हैं अवस्था परिवर्तन जो होता है, हम जब समझते हैं अवस्था परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। अवस्था परिवर्तन केवल और केवल दो प्रकार से होता है, ठोस से द्रव होगा, द्रव से गैस। मीन्स ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होते हैं। कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, उसके बाद लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है। कुछ चीजों को छोड़ के ये प्रोसेस होते हैं। तो ऊपर के जो यहां पे हो रहा है, इसको हम सब गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब बर्फ के लिए कितना होता है? जो है अभी हमने समझाया था, बर्फ के लिए जो होता है वो होता है 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी पर केजी। और इसको जो बोलते हैं, क्योंकि इसको जो बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा। इसको हम सब जो है पानी के लिए कितना होता है? पानी के लिए 540, पानी के लिए 540 किलो कैलोरी पर केजी होता है। अगर कहीं कहीं ये दिया है, या फिर कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में 3.34 इंटू 105 भी लिखा रहता है, तब भी वो आंसर वही होगा। इसका होता है 2.25 इंटू 105 किलो कैलोरी पर केजी। याद रखेंगे 540 दिया है, ठीक है। अदरवाइज नीचे के जो हमने लिखे हैं वो भी आंसर इसी से आते हैं, तो याद रखेंगे इसका। देखो, तो ठोस से द्रव समझ लिए हैं, द्रव से ठोस को समझ लिए हैं। चल समझते हैं ठोस से द्रव में जो चेंज जो आ रहा है अवस्था परिवर्तन के लिए, जो हम सबको ऊष्मा चाहिए, दिस इज द गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं उसको, यहाँ इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपर बोलते हैं। तो समझते हैं, इसके एक सूत्र पूछता है कि बताओ सूत्र क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो पूछता है, फार्मूला समझते हैं। फार्मूला होता है Q बराबर M इंटू L। Q क्या है? दी गई ऊष्मा, जो हम सब बर्फ को ऊष्मा दे रहे हैं पिघलने के लिए, वो ऊष्मा है। यम क्या है? यम है द्रव्यमान। और यल क्या है? यल है हम सबका, हाँ, गलन की या भाप की? भाप की ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या भाप की गुप्त ऊष्मा। याद रखेंगे, ये सूत्र भी कहीं कदा पूछ लेता है, बताओ क्या होता है ये सब। तो याद रखेंगे Q बराबर होता है M इंटू L। तो M क्या है? द्रव्यमान है। Q क्या है? Q क्या है? दी गई सप्लाई, दी गई ऊष्मा। L क्या है? ये सभी। अगर बर्फ के लिए बोलेगा तो आपको इतना रखना है, अगर ये देना है तो ये। तो याद रखते हैं, एक और भी सूत्र होता है, Q बराबर होता है M इंटू S इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बोले, या तो इसको एक तो और फार्मूला बोल सकते हैं, Q बराबर M इंटू S, और इंटू में डेल्टा T भी होते हैं। T क्या है? जो टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है वो होता है। ये याद रखेंगे, ये अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। ऊपर वाला सूत्र होगा अवस्था परिवर्तन के लिए, और ये कौन सा होगा? ये ताप परिवर्तन का है। तो दोनों सूत्र याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा अवस्था परिवर्तन का सूत्र कौन सा होगा, तो ऊपर वाला। अगर ताप परिवर्तन का सूत्र पूछेगा तो नीचे वाला M इंटू S इंटू डेल्टा थीटा, या M इंटू L S इंटू डेल्टा T करके फार्मूला लगाते हैं। समझते हैं, देखें सूत्र हमने दो लिखे थे। एक पहला क्या था? Q बराबर M इंटू L था। M इंटू L, Q क्या है? हमारे द्वारा जो दी गई ऊष्मा है, जो हम सब उसको गर्म करने के लिए, बर्फ को गर्म करने के लिए ऊष्मा दे रहे हैं, ये ऊष्मा है। यम क्या है? द्रव्यमान है। यम क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, मीन्स जो बर्फ की होगी या भाप की होगी वही ऊष्मा है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इसको बोलते हैं। चलो, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इसको बोलते हैं।
तो समझते हैं, देखो इसके अगर हम सब यसाई मात्रक की बात करें, क्योंकि आपसे यसाई मात्रक ही पूछता है, तो इसका यसाई मात्रक हमेशा जूल होता है और इसका यसाई मात्रक जो होता है वो हमेशा केजी होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, यल बराबर हो जाता है क्यू बाई कितना, क्यू बाई यम, क्योंकि यम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यल बराबर हो जाएगा क्यू बाई इतना। तो यल का जो मात्रक हो जाएगा ऊपर का जूल नीचे का किग्रा, मीन्स जूल प्रति किग्रा। तो याद रखेंगे एस आई मात्रक पूछता है, बताओ क्या होता है, तो याद रखेंगे जूल प्रति किग्रा। कभी कदार ऐसे लिख के आता है, कभी कदार आपको लिख के आएगा इनवर्स में, तो मीन्स जूल केजी इनवर्स, ये वाला भी लिख के आता है, तो आप सब इसको कंफ्यूजन में ना रहे। दूसरा देखो Q बराबर हमने लिखा था यम इंटू यस इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। तो समझते हैं ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, दी गई ऊष्मा ये भी है, चल दी गई ऊष्मा है, और ये क्या है, ये भी द्रव्यमान है, और ये क्या है, ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता, ये है। बाकी ये क्या है, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आपसे किसी में भी पूछ लेता है, बताओ किस पे होता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। आइए हम सब समझते हैं ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन क्या होता है, तो समझते हैं, हमने एक डायग्राम बनाया है। देखें, एक आपको उल्टा रखा जो कीप है, एक कीप लेने हैं, उसमें क्या करना है, आपको दो चीजें मिलाना है। एक में आपको क्या मिलाना है, एक कपूर मिलाना है। देखिए किसका किसका मिक्सचर रखना है, कपूर रखना है, इसके साथ मिलाना है NH4Cl, जिसको हम सब नवसादर भी बोलते हैं, नवसादर या अमोनियम क्लोराइड, इसका इतना नाम है, याद रखेंगे। कभी कभी अमोनियम क्लोराइड देगा, या नवसादर दे रहा है, या NH4Cl दे रहा है। तो देखते हैं, ये हम सबने जो जार बना के रखे हैं, जार में क्या करना है, कपूर लेना है आपको और नवसादर लेना है, मीन NH4Cl रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कपूर को रख दिया है। ये हम सबका कपूर का डायग्राम है, ये कपूर है हम सबका, समझते हैं। अब नीचे से देखो, नीचे से हमने बर्नर लगाया। बर्नर क्या होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जिससे किसी एलिमेंट को हीट करते हैं, वो होता है बर्नर। तो ये हम सबका बर्नर है। बर्नर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, मीन्स इसको हीट कर रहा है। देखो समझते हैं, हीट कर रहा है। हीट करने के बाद जैसे ही आपका चीनी मिट्टी का जो प्याला है, मीन्स जो कप है, ये इसको हम सब कप भी बोलते हैं, चीनी मिट्टी का जो कप है उसको हीट करेगा। उसके बाद ये जैसे जैसे हीट करेगा, वो डायरेक्ट आपका फिर कपूर और अमोनियम क्लोराइड को करेगा। तो देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये सभी चीजें अभी ठोस हैं, ये दोनों चीजें अभी सॉलिड हैं। अमोनियम क्लोराइड और कपूर दोनों का दोनों अभी सॉलिड है। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे, धीरे धीरे आप देखते होंगे, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर थोड़ा भी अगर ज्यादा होगा, ये तुरंत वेपर बन के उड़ना शुरू कर देगा। देखें, ये वेपर बन के मीन्स वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड हम सबका कहां है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है। इसको जब गर्म करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे इसको कि ये डायरेक्ट हमेशा सॉलिड टू चेंज होता है, हमेशा ठोस से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स सॉलिड से वेपर में अगर कन्वर्ट हो रहा है, बीच में देखें, बीच में हम सबका एक प्रोसेस नहीं हो रहा है। और कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा, सॉलिड टू लिक्विड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट ये सॉलिड से कहां बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाने पर वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये है कि उसको आप गर्म करो और उड़ जाए। जैसे कपूर आप घर में जलाते होंगे तो वो कभी भी पानी नहीं बनता, कपूर जलाते हैं तो तुरंत उड़ना शुरू कर देता है। तो यही इसका रीजन है। तो इसके जो एग्जांपल है ऊर्ध्वपातन के, उदाहरण को लिख लेंगे। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उदाहरण ही पूछता है।
प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है कि सॉलिड टू गैस अगर बन रहा है तो ऊर्ध्वपतन है। तो इसके उदाहरण में जैसे क्या है, कपूर है, और क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का एक और भी नाम है, नवसादर भी बोलते हैं उसको, नवसादर। कभी कभी आपसे नवसादर पूछता है, बताओ ऊर्ध्वपतन की प्रोसेस में आता है कि नहीं, तो याद रखेंगे आता है, नवसादर हो गया। और एक आता है आयोडीन। आते तो और हैं, लेकिन आपको 3 याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है ऊर्ध्वपतन, पूछ लेगा, बताओ निम्न से ऊर्ध्वपतन प्रोसेस में कौन नहीं होते हैं, तो ऐसे एग्जांपल आपको दे देंगे। फिर उसमें से पूछेगा बताओ ऊर्ध्वपतन में कौन नहीं होता है, तो आपको याद रखना 3 नाम जरूर याद रखिए, कपूर, अमोनियम, आयोडीन। तो प्रोसेस को फिर से एक बात समझते हैं, मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड टू डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो, सॉलिड टू गैस फॉर्म में ना, सॉलिड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके उसी प्रोसेस को हमसे बोलते हैं ऊर्ध्वपतन। सॉलिड टू लिक्विड ना कन्वर्ट हो, ये चीज ध्यान रखेंगे, नोट करके भी लिख लेंगे। इस प्रोसेस में यहां ऊर्ध्वपतन में ऊर्ध्वपतन मीन सब्लिमेशन, जो हम सब सब्लिमेशन पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वपतन में सॉलिड टू लिक्विड नहीं बनता। ये चीजें याद रखेंगे, सॉलिड टू लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता है, इस चीज को याद रखेंगे। चलो ये समझते हैं हम सब। इसका मतलब है ये प्रोसेस नहीं हुआ डायरेक्ट, और डायरेक्ट सॉलिड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है। फिर से एक बार समझ लेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वेपर कन्वर्ट होता है, उसी को हम सब बोलते हैं ऊर्ध्वपतन। एग्जांपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपूर है, अमोनियम है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नवसादर बोलते हैं, और एक आयोडीन है। 3 सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है। समझते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? देखिए पहला 4 ही कारक होते हैं इसके। द्रव की सतह का क्षेत्रफल, समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये जो है कोई वेसल है, मीन्स कोई बर्तन है, इसमें पहले इतना पानी रखा हुआ है, और इसमें देखिए 2 बर्तन हम सब बना रहे हैं, एक जो है इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। देखिए ये बर्तन पहला है और ये बर्तन दूसरा है। 2 बर्तन हैं और इसके सतह भी अलग अलग होंगे। ये सतह 1 है और ये सतह 2 है। तो समझते हैं, देखो लिखा हुआ द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो देखो वाष्पीकरण सबसे ज्यादा किस में होगा? सतह, देखो इसकी सतह क्या है, इसकी सतह कम है और इसकी सतह क्या है, अधिक है। तो समझते हैं जैसे हमारे घरों में क्या होता है, देखिए अगर बाहर में कोई चीज आप रखे हो ना जो कि कम पानी भरा हुआ है, उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कम सतह पे अगर कंटेंट बन रहा है उसका तेजी से होगा। मींस इस वाले में, कम सतह वाले में देखिए जैसे जितना खुला हुआ तुरंत पानी उड़ जाएगा। जैसे हम सबके घर पे क्या होता है, पानी अगर कहीं पे गिरा रहता है तो वो तुरंत उड़ जाता है। लेकिन समझते हैं समुद्र के पानी में क्या होता है, मान लो ये हम सबका बर्तन 2 है जो कि बहुत बड़ा है, तो वहां पे पानी ज्यादा उड़ेगा। इसमें छोटा सा सतह है इसलिए पानी कम उड़ता है, इसमें ज्यादा एरिया दिया हुआ है इसलिए इसमें क्या होगा, ज्यादा उड़ेगा। इसका मतलब वाष्पीकरण इसमें ज्यादा होगा, वाष्पीकरण इस वाले में अधिक होगा। तो याद रखेंगे, एक को ज्यादा रखो, एक को अधिक रखें, एक को कम। मतलब जिसमें सतह कम होगी उसमें वाष्पीकरण कम होगा। क्योंकि मान लो अगर कोई बोतल रखा हुआ है, बोतल में आप थोड़ा सा पानी भर के रखो, उसको आप बंद कर दो, उसके बाद क्या करो, उसको फेंक दो, लगभग 2-3 दिन तक पानी उसमें पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि सतह कम होती है और इसीलिए जो है वाष्पीकरण कम होता है। तो यहां पे समझते हैं, मान लीजिए आप कटोरा, किसी कटोरे में पानी रखो धूप में, क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसमें पानी तेजी से उड़ेगा क्योंकि ये खुला सरफेस है और ज्यादा सरफेस है। तो इसीलिए याद रखेंगे जिसमें सतह ज्यादा होगी उसमें वाष्पीकरण, उसका वाष्पीकरण तेजी से होगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर सतह अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक है, और इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा।
तो हमने एग्जांपल बता ही दिया कि जो है जिसमें छोटा सा प्लास्टिक में रख दो इसको, बंद करो। तो समझते हैं हम सब, ये समझ चुके हैं कि जिसकी सतह कम होगी वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और जिसकी सतह ज्यादा होगी वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। तो समझते हैं वायु की चाल। देखो अगर वायु की चाल जो है समझते हैं, देखो जैसे ये भी यहां पे पानी रखा हुआ है और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां ये भी इसका है, यहां पे एयर चल रहा है, यहां पे हवा की चाल कम है, यहां पे चाल क्या है, कम है। और अगला देखें, अगला यहां पे क्या होता है, यहां पे भी रख दिया, उसके बाद जो है यहां पे चाल अधिक है। तो समझते हैं इसको, अच्छा समझते हैं वायु की चाल से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम सबने एक बर्तन बना के रखा, देखिए यहाँ पे चाल क्या है, कम है, एक में चाल कम और एक में चाल ज्यादा होगा, क्योंकि चाल का इफेक्ट अगर पढ़ना है तो दो चाल बनाना पड़ेगा, इसमें चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो समझते हैं, देखो वाष्पीकरण किसमें अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक उसी में होगा जिसमें वायु की चाल अधिक होगी, क्योंकि ये सभी जो है ये जब वाष्प बन के उड़ेगा तो हवाएं इधर से अगर चल रही हैं या इधर से, हमेशा इधर चलेगा या तो इधर से, ऊपर से तो आता नहीं है, हमेशा साइड से ही हवाएं चलती है। इसलिए जब ये वाष्प बनेगा तो ये ऊपर की हवाएं क्या हो जाएगी, इसको लेके उड़ जाएंगी। तो यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा। तो याद रखेंगे जहां पे अधिक होता है चाल वहां पे वाष्पीकरण भी क्या होता है, अधिक होता है। यही रीजन है कि लोग जो है पंखे में जो है अपने भीगे हुए कपड़े को रख देते हैं और जल्दी सूख जाता है। जहां पे हवा चलता है वहां पे वाष्पीकरण अधिक होता है। इस तरीके से समझ लेंगे, जहां पे पंखा जैसे चल रहा है, भीगा हुआ कपड़ा हुआ उस पे रख दो तो वो जल्दी से सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जहां पे चाल अधिक होगा वाष्पीकरण अधिक होगा। अब ताप को समझते हैं। देखो मान लीजिए ये सन की लाइट है, ये समझते हैं ये सन है और ये सन की लाइट आ रही है अर्थ पे, यहां पे जो है सन की लाइट आ रही है जो कि पृथ्वी पे आ रही है, और यहीं पे लोग अपने जो है कपड़े डाले रहते हैं, यहां पे लोग कपड़े डाले रहते हैं। तो याद रखेंगे ये जो कपड़े हम डाल के रखे हैं, और क्या है, एक बंद कमरा है, एक बंद कमरे में क्या रखो भाई, यहां भी कपड़ा डाल के रखो आप। तो देखो जल्दी कौन सूखेगा, सूखेगा हमेशा जिसमें सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है। क्यों जल्दी सूखेगा? क्योंकि यहां पे ताप अधिक है। अगर ताप अधिक है इसका मतलब वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। देखो यही रीजन होता है कि जब तेज धूप होता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और कम धूप होता है तो जो है कपड़ा जो है लेट से सूखता है, या बारिश के समय जो है कपड़े देर से सूखते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है वहां पे, यही रीजन है। समझते हैं आर्द्रता। देखो देखिए आर्द्रता मतलब होता है नमी। देखो जहां पे नमी होगा वहां पे वाष्पीकरण कम होगा। याद रखेंगे जहां पे नमी अधिक होगा, जहां पे नमी अधिक होगा वहां पे वाष्पीकरण जो है वहां पे वाष्पीकरण कम होगा। क्यों? क्योंकि नमी में जो है वाष्पीकरण कम होता है। जैसे आप भीग जाओ, उसके जैसे आपका कपड़ा कभी भीग जाए बारिश में, उसके बाद आओ आप सुखाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर कहीं आप सन की लाइट में बैठे हो जहां पे नमी कम है, मीन्स कम भीगा हुआ है, वो तुरंत सूख जाएगा। अगर ज्यादा भीगा रहेगा तो लेट से सूखेगा, अगर कम भीगा हुआ है तो क्या करेगा, जल्दी सूख जाएगा। यही रीजन है वाष्पीकरण का, नमी का रीजन यही है। जो कि खेत जैसे होते हैं, जो किसानों के खेत होते हैं, अगर उसमें ज्यादा पानी भर देते हैं, उनको क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसमें हम सब बीज बोते हैं, लेकिन जिसमें पानी कम भरते हैं उसमें जो है बीज जल्दी बोते हैं। यही रीजन है आर्द्रता का। समझते हैं वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता, मीन्स जो कूलिंग होता है, वेपराइजेशन के थ्रू जो कूलिंग होता है, उस चीज को समझना है हम सबको। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स को लिखे हैं, 5 पॉइंट होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ यूजेस से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्या है, देखिए तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, जो तेज धूप होती है जिस दिन, उस दिन जैसे सिटी में है तो आपको एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा, लेकिन आदमी तब भी क्या करता है, अपने सरफेसेस को धुलता है। जैसे घर का है फर्श, तब भी आदमी उसको धुलता है। तो उसी को लेके समझते हैं, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। देखिए मान लेते हैं ये आपका घर है,
समझते हैं। चलो ये घर है और ऊपर में छत है, तो वह देखो वाष्प बन रहा है आपके घर से, देखिए क्योंकि पूरे का पूरा हीट हो रहा है आपका यहाँ पे। तो अगर आप सब जल डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं तो देखिए क्या होता है, पहले क्या करेगा, वाष्प क्या हो रहा है, वाष्प जो बन रहा है वो जल बनेगा, मींस जल वाष्प होगा। अभी तक क्या डायरेक्ट आपके छत पे पड़ रहा था तो डायरेक्ट वहां से हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, जो जल है ना वो पहले क्या करेगा, पहले ठंडा करेगा। क्यों? क्योंकि जल जो है पहले ऊष्मा अवशोषित करता है ठंडा करने का, उसके बाद जब गर्म होता है धीरे धीरे उसके बाद वेपर बन के उड़ जाते हैं। खुले स्थान को समझते हैं, जैसे आप गांव में देखे होंगे लोग जो है शाम के समय में क्या करते हैं, शाम के समय में या दिन में अगर गर्मियां होने लगती हैं तो लोग अपने घरों में या द्वार पे क्या करते हैं, जल छिड़कने लगते हैं। रीजन क्या है, अगर आप जल डाल दिए तो फिर वही प्रोसेस, जल डाल दिए तो जल पहले क्या करेगा, ठंडा होने के लिए उसको एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ऊर्जा चाहिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जब वेपर बनेगा तो आपको कुछ टाइम तक आपको क्या हो जाएगा, ठंडी महसूस होगा, क्योंकि हमको पता है जहां पे नमी होगा, जहां पे नमी अधिक होता है वहां पे वाष्पीकरण कम होता है। तो याद रखेंगे जहां पे नमी होगा वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण कम होता है। इसीलिए जहां भी आप जल की मात्रा अधिक होती है वहां पे वाष्पीकरण धीरे धीरे होने लगता है। जैसे खुले छत पे है तो आपका वाष्पीकरण तेजी से होने लगेगा, लेकिन आपने जल डाल दिया, मीन्स नमी बढ़ा दिया, तो जो इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है वो स्लो होने लगेगा। आगे समझते हैं। गर्मियों, देखो गर्मियों में हमें क्या है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें क्या है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो हमारे पसीने होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो पसीने निकलते हैं वो हमारे बॉडी को या और कपड़े को क्या करते हैं, पूरे का पूरा भिगा देते हैं। भिगाने के बाद क्या होता है, नमी हो जाती है। जब नमी हो जाएगा तो वाष्पीकरण प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और आपको ठंडक महसूस होता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जब पसीना होता है तो सूती कपड़ा सबसे ज्यादा अगर सूखता है उसको, पसीने को, इसी वजह से क्या है, हम सबको सूती कपड़े पहनने चाहिए। लोग सोचते हैं कि हल्के कपड़े होते हैं इस वजह से, ये रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या है, नमी अधिक हो जाता है, पसीना ज्यादा हो जाता है और सूती कपड़े उसको सोख लेते हैं, इसलिए हम सबको वाष्पीकरण प्रोसेस कम हो जाता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है। यही रीजन है, समझते हैं। गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर हम सब कभी अगर वॉच करें तो ये जो घड़ा होता है, समझते हैं, अगर ये हम सब जो घड़े रखे रहते हैं उसमें पानी भर के रखते हैं ना, तो उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं, समझते हैं। देखें यहां पे ये आप पानी भर के रखे हैं तो ये क्या होगा, पहले अगर गर्म हो रहा है तो ये क्या होता है, देखिए समझते हैं। ये इसको आप भर के रखें तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि लीकेज ना होके, जैसे हमारे बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, उसी तरीके से इसमें भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो छोटे छोटे बारीक होल दिखते हैं। तो अंदर की ये जो पानी हम सब भर के रखे हैं, जो जल भर के रखते हैं ना, ये सतहों पे आने लगते हैं, घड़े के सतहों पे आने लगते हैं। जब सतह पे आएगा तो इसका मतलब ये नमी क्रिएट कर दिया, इसका मतलब नमी क्रिएट कर दिया, नमी अधिक हो गया। तो इसका मतलब जो वाष्पीकरण हो रहा है, जो गर्म हो रहा है, अब वो गर्म होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्पीकरण कम हो गया, नमी बढ़ गया, वाष्पीकरण कम हो गया। मीन्स अभी पहले किसको पहले गर्म होगा भाई, ऊपर की जो सतह होंगी उसको। और जबकि ये पानी आप भरे रहते हैं तो उस कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। जो फाइंस, जो इसके बारीक एकदम होल होते हैं उसके थ्रू ये क्या होते हैं, सतहों पर आने लगते हैं पानी, जिससे क्या होती है, नमी बढ़ जाती है और वाष्पीकरण कम हो जाता है। रीजन यही है कि लोग घरों में पानी भर के पीना पसंद करते हैं ताकि ज्यादा गर्म पानी ना रहे। तो समझते हैं आगे। गर्म हुआ शुष्क, एक रीजन और है कि लोग जो है घरों में पानी भर के पीना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये नेचुरल कूलिंग हो रहा है। देखो ये सभी में, जैसे आप फ्रिज रखे हैं वहां पे मशीनिंग कूलिंग होता है, जो कि आपका फास्ट कूलिंग होता है, उतना आपका स्वादिष्ट नहीं होता। लेकिन नेचुरल कूलिंग कोई भी होता है तो वो स्लो होता है। ये जो घड़े वाले हैं ये नेचुरल कूलिंग है,
कुछ घंटों के बाद ही आपका पानी ठंडा होगा, क्योंकि ये नेचुरल कूलिंग है। कूलिंग देखिए, कूलिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल कूलिंग, एक होता है मशीनी कूलिंग। नेचुरल कूलिंग को हम सब आर्टिफिशियल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो समझते हैं, देखिए गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो खस लगे रहते हैं, उसमें जो घास लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, पहले वो धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। तो पहले क्या होता है, जब हम सब जो पानी भरे रहते हैं उसमें, उसको जब स्टार्ट करते हैं तो खस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी अगर खोल दिया तो नमी बढ़ गया, मीन्स वाष्पीकरण कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस से गर्म या शुष्क दिनों, शुष्क मतलब ड्राई, जब बहुत तेजी से धूप होता है तो लोग बोलते हैं कि बहुत गर्मी है, उसी को हम सब फिजिक्स के लैंग्वेज, केमिस्ट्री के लैंग्वेज या फिजिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं ड्राई। तो समझते हैं, जो गर्म दिन या शुष्क दिन होते हैं, रीजन यही है, उसमें जो खस होते हैं वो अधिक गर्म होने लगते हैं। लेकिन जब हम सब पानी अगर उसको स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है भैया, वो नमी हो जाता है। नमी मतलब उसको अब गर्म होने के लिए क्या होता है, उसको ठंडा होने के लिए जो है एटमॉस्फेयर से एयर भी लेना पड़ता है, जिसको हम सब बोलते हैं कि आप विंडो के पास लगाओ तभी अच्छा हवा देगा। रीजन वही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर ले रहा है और जो वाटर साइक्लिंग हो रहा है कूलर में, इसी वजह से इसमें अधिक ठंडा होता है। समझते हैं, गर्म चाय को फूंक मारने से आसानी से पी जा सकते हैं। क्यों? वो भी समझते हैं हम सब। चल समझते हैं, मान लेते हैं ये हम सबका कोई कप है, इस कप में रखा हुआ है एक जो एक चाय रखी हुई है, ये हम सबका कप है। देखिए, अगर आपका जो है चाय बहुत तेजी से अगर गर्म है, मीन्स ज्यादा तेजी से अगर गर्म है, तो इसको क्या करते हैं लोग, फूंक मार के जितनी बार पिएंगे मैक्सिमम उतनी बार फूंक मारते हैं। रीजन क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे फूंक मारेंगे तो सतह की जो सतह होगा उसका तापमान कम हो जाएगा। सतह का तापमान क्या हो जाएगा, जो यहाँ का जो तापमान हो जाएगा कम। अगर कम तापमान हो गया तो मीन्स इसका टेम्परेचर कूल हो जा रहा है, क्योंकि हमको पता है जब हवाएं चलने लगती हैं तो ऊपर की जो भी गर्म चीजें रहती हैं वो हट जाती हैं, बाकी जो ठंडी हवाएं रहती हैं वो अपना प्लेस ले लेती हैं। तो ऊपर की जो सतह गर्म हो रहा है ये तुरंत बाहर निकल जाएगा और गर्मी भी इसके निकल जाएगी, जिसको हम तो हीट बोल रहे हैं। यहाँ पे जो गर्म चीजें हैं, जो गर्म हवा है, ये तुरंत निकल जाएगा। जो हम सब फूंक मार के ठंडी हवा सप्लाई कर रहे हैं, ये अपना स्थान ले लेगा, इसको ठंडा कर देगा। इसी तरह से हम सब पी सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जितने लोग अगर ज्यादा गर्म होता है तो उसको फूंक मार के कंटिन्यू पीते रहते हैं। ये सभी क्या है, वाष्पीकरण, जो इवापोरेशन प्रोसेस होते हैं, उनके बेनिफिट है हम सबके। क्योंकि बेनिफिट तो और भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही हम सब डेली लाइफ से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको हमने 5 ही को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। समझते हैं तापमान का मात्रक, यूनिट ऑफ टेम्परेचर समझते हैं हम सब। जो टेम्परेचर को जिसमें नापते हैं उसको हम सब मात्रक बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर समझते हैं, जो टेम्परेचर के मात्रक होते हैं। देखिए, इसके मात्रक तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने हैं 3 ही। पहला कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस। पहला डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है, केल्विन। दूसरा केल्विन है। तीसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट। चल, फ़ारेनहाइट होता तो और एक है जिसको हम सब रैंकाइन बोलते हैं, जिसको हम सब समझते हैं। 4 में से आपको 3 ही समझना है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो इनके देखें, अगर हम सब समझते हैं, सूत्र भी कुछ इसके कन्वर्ट करने के हैं। तापमान को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना। तापमान को एक इकाई से दूसरे इकाई में बदलना। चलो समझते हैं, पहला हम सबका जो होता है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे, 273.16 प्लस
जो डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको हम सब जोड़ लेंगे। मान लीजिए x दिया है तो x, ये याद रखेंगे। पहला इसका मात्रक ये है 273.16 x डिग्री सेल्सियस, एक ये है। ये दूसरा इसका एक सूत्र होता है C/5 बराबर F - 32 बटे कितना 9। याद रखेंगे ये कब है, जब आप डिग्री सेल्सियस से किस में बदलो, फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट बदल रहे हो तो दूसरा फार्मूला लगेगा, अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदल रहे हो तो पहला वाला फार्मूला लगेगा। बस मात्रक इसके याद रखेंगे, जो केल्विन होता है ये इसका SI मात्रक है। याद रखेंगे टेम्परेचर जो होता है, अगर पूछेगा SI मात्रक बताओ टेम्परेचर का, तो याद रखेंगे केल्विन होता है। और तापमान को अगर बदलना है तो याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस से, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो 273.16 प्लस S डिग्री। ये जो आंसर आएगा याद रखेंगे, ये जो आंसर आएगा ये आएगा हमेशा केल्विन में।